हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज है हमारा इस सीरीज़ का 5वां क्लास और आज के इस क्लास में हम देखेंगे मौर्य वंश के अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उन सबको। ठीक है, तो आप सब जितने भी स्टूडेंट हैं जो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का और जिनका भी जीएस का क्वेश्चन आता है जीके जीएस से, तो ये क्लास जो है आप सबका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर जीके जीएस के सवाल में आप सबका हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री में मौर्य वंश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहाँ से आप सबको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप सबको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रीलंकाई वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। तो मौर्य साम्राज्य का साहित्यिक स्रोत है, लेकिन कहाँ का? श्रीलंकाई वृत्तांत है। ठीक है, तो ये कौन सा है? तो इंडिका, आप सबको पता है कि इंडिका जो है मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया था, तो ये उसका नहीं है, ये नहीं होगा। दूसरा हमारे पास मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस भी नहीं होगा। और अर्थशास्त्र तो हमारा विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा हमारे पास महावंश, तो महावंश हो जाएगा आप सबका सही आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा महावंश। ठीक, महावंश जो है महानामा द्वारा, जो महानामा है उनके द्वारा लिखा गया था पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आप सभी को पता है कि बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश के अंतिम शासक था, जिसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और फिर उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। ठीक है, फिर शुंग वंश का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांत को अपना लिया था। तो आप सभी को पता है कि अशोक सम्राट जो थे उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग युद्ध में उन्होंने बहुत ज़्यादा विनाश देखा, तो उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और उसके अहिंसा का सिद्धांत अपना लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबका अशोक। अशोक महान, जो कलिंग युद्ध लड़ने के बाद वो बौद्ध धर्म अपना लिया था। ओके, तो अशोक कौन थे? तो अशोक जो थे तीसरे सम्राट थे मौर्य वंश के। पहले सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक था। ठीक है, तो इस प्रकार अशोक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने श्रावण बेलगोला में आमरण अनशन किया और उसकी मृत्यु हो गई। तो किसने आमरण अनशन किया था और उसकी मृत्यु हो गई? कहाँ पे? श्रावण बेलगोला एक जगह का नाम है, वहाँ पे। तो किसने किया था? तो मौर्य वंश के पहले जो मौर्य वंश के पहले राजा थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ये जो आमरण अनशन किया था और उनकी फिर मृत्यु हो गई थी। देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी नाम जो था सेंड्रोकोटस, या फिर चंद्रगुप्त को दूसरा नाम क्या था? सेंड्रोकोटस भी उनको कहा जाता था यूनानी के तौर पे। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने 322 ईस्वी में, 322 ईसा पूर्व में नंद साम्राज्य, जो नंद वंश था, नंद वंश को ख़त्म करके और फिर अपना मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी। तो सांची स्तूप की नींव किस राजा द्वारा रखी गई थी? तो सांची स्तूप जो है आप सबका अशोक ने इसकी नींव रखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक सम्राट के द्वारा सांची स्तूप की नींव रखी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास समाहर्ता। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या अर्थ है? समाहर्ता किसको कहा जाता था उस टाइम? तो समाहर्ता किसको कहा जाता था? तो समाहर्ता इनकम टैक्स ऑफिसर को कहा जाता था, जैसे कि टैक्स निर्धारणकर्ता को। तो जो टैक्स के देख रेख करता था, जैसे अभी इनकम टैक्स ऑफिसर होता है टैक्स को देखने के लिए, तो उस तरह वहाँ पे समाहर्ता हुआ करता था मौर्य काल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाहर्ता कर निर्धारण अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य प्रशासन के दौरान समाहर्ता का नामक अधिकारी का कार्य कर निर्धारण करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए डैश पर एक मिशन भेजा था। तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहाँ पे भेजा था अपने धम्म की सिद्धांत को फैलाने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका या फिर लंका। ठीक है, लंका में उन दोनों को भेजा था। सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा, वही चीज़ जो मैंने अभी बताया। आगे देखते हैं
कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था। तो मेगास्थनीज को किसने भेजा था, तो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो ये सिकंदर महान का उत्तराधिकारी था। सिकंदर महान के मरने के बाद ये उसका उत्तराधिकारी बना था सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर ने ही मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया और मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, जिससे ये पता चलता है कि मौर्य काल कैसा था। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर या फिर सेल्यूकस। सेल्यूकस निकेटर प्रथम सिकंदर महान का उत्तराधिकारी था। सेल्यूकस निकेटर प्रथम ने ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको आंसर पहले से आ रहा हो तो पहले आप एक काम कीजिएगा, पहले आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन फिर पॉज करके आप अपना आंसर दीजिएगा, उसके बाद फिर मेरा आंसर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है, कितना आपको आ रहा है। इस तरह से आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा और आप वीडियो भी और देख लीजिएगा, जो नहीं आता होगा वो सीख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था। तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था और अपना मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। तो किसको पराजित किया था, तो सिकंदर, सेल्यूकस निकेटर, एंटीगोनस या टॉलमी। किसको किया था, तो सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने पराजित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने पराजित किया था। ठीक, सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो अभी मैंने आपको बताया कि सिकंदर महान का उत्तराधिकारी था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास कि चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश की सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था। तो किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश पे विजय प्राप्त किया था। तो आप सभी को पता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो आपके हो जाएंगे, उसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यहाँ पे देख के आप कन्फ्यूज़ हो जाइएगा कि चाणक्य आप खोजिएगा, चाणक्य खोजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो चाणक्य को ही बोला जाता है विष्णुगुप्त, उसी का नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि चाणक्य, कौटिल्य उन्हीं का नाम है और विष्णुगुप्त भी उन्हीं को बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। और ये सब एसएससी सीजीएल के आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो वो जब उनका राज्याभिषेक हुआ उसके उसके बाद कितने वर्ष बाद उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था या कलिंग युद्ध लड़ा था, कितने वर्ष बाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 वर्ष बाद। जब वो राज्याभिषेक राजा बने, राजा बनने के बाद 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था, और कलिंग युद्ध लड़ने के बाद फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उसके बाद कभी वो युद्ध नहीं लड़े। ठीक, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 बीसी में, मतलब कि ईसा पूर्व। ठीक, कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। आगे देखते हैं कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख मिलता है। तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इंडिका नामक पुस्तक है, किसने लिखा है, मेगास्थनीज। ये बार बार पूछा जाता है तो ये आपको याद रखना है। तो इंडिका में जो है कितने भारतीय समाज को कितने वर्ग में बांटा गया है, फिर या फिर भारतीय समाज का कितने वर्गों का उल्लेख मिलता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पूछा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्गों में, 7 वर्गों का उल्लेख मिलता है। और वे 7 वर्ग कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं कि मेगास्थनीज की पुस्तक में भारतीय समाज का 7 वर्ग में बांटा गया है। तो पहला ब्राह्मण, उसके बाद दार्शनिक, और तीसरा किसान, फिर पशुपालक, कारीगर, सैनिक, पर्यवेक्षक, पार्षद और मूल्यांकन करता। इस तरह से 7 उन्होंने बांटा था। ठीक है, उसके बाद अगला देख लेते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेवा के कमान अधिकारी को क्या कहा जाता था। मतलब कि हेड, जो घुड़सवार होते थे उनके हेड अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्व अध्यक्ष। देखिए, अश्व मतलब घोड़ा होता है और अध्यक्ष मतलब तो अध्यक्ष हो गया, हेड हो गया। तो अश्व का अध्यक्ष अश्व अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा, ऐसे भी आप बता सकते थे। आगे देखते हैं कि डैश में पाई गई मौर्य स्तंभ की राजधानी को सिंह राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो सिंह राजधानी के नाम से किसको जाना जाता है, तो सारनाथ। सारनाथ में स्तंभ है कौन सा, वो जो टाइगर वाला, जो अभी अशोक का स्तंभ कहा जाता है, और भारत का जो हमारा नेशनल प्रतीक है। ठीक है, तो वो चीज़ जो 4 टाइगर बने हुए हैं वो कहाँ पे है, सारनाथ में। ठीक है, उसी को बोला जाता है मौर्य स्तंभ की राजधानी को सिंह राजधानी। ठीक,
आगे देखते हैं कि सारनाथ लायन कैपिटल धर्मचक्र परिवर्तन या बुद्ध का पहला उपदेश की स्मृति में अशोक द्वारा बनवाया गया था। सारनाथ में अशोक का सिंह स्तंभ भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक, अब जैसे कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय प्रतीक है कौन सा, अशोक का स्तंभ, जिसमें 4 शेर बने हुए हैं और शेर कौन से हैं, एशियाई शेर हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ है जो मौर्य साम्राज्य के काल का प्रशासनिक और सैन्य संगठन, मतलब कि उस टाइम का प्रशासन और सेना के बारे में कौन बताता है, कौन सा किताब है, कौन सा, ठीक है, कौन सा ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। उसी में मौर्य काल का प्रशासनिक व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था के बारे में पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 16 नंबर का कि मौर्यों द्वारा नागार्जुन की गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान किया गया था। तो नागार्जुन की गुफा जो था उसको दान किया गया था, तो किस संप्रदाय को दान किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आजीविका, आजीविका संप्रदाय को दान किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। मतलब कि मगध में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था, कौन सा केंद्र नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ का नाम आपने सुना होगा, एक महाभारत में भी इसका नाम मैंने सुना पहली बार, लेकिन फिर बाद में ये पता चला कि इंद्रप्रस्थ जो है यहाँ मौर्य काल के टाइम में यहाँ का प्रांतीय केंद्र नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो राजनीतिक केंद्र कितने थे, ये आपको आंसर करना है कि राजनीतिक केंद्र कितने थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। उसके 5 राजनीतिक केंद्र थे, प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन से, 5 थे। ठीक है, ये कहाँ पता चलता है, जो अशोक के शिलालेख हैं उनसे पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है। अमित्रघात किसको कहा जाता है। तो आप सबको ये पूछा जाता है कि अमित्रघात किसका दूसरा नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार कौन था, बिंदुसार जो था वो अशोक के पिता बिंदुसार हैं और बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इस किसको अमित्रघात कहा जाता है, बिंदुसार को। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर में। जैसे अभी हम पूछें कि भाई भारत का सबसे उत्तर में या फिर सबसे ऊपर में कौन है, तो भारत का सबसे ऊपर में आप सब बता देंगे कि लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर है। ठीक है, सबसे नीचे कौन है, तमिलनाडु। ठीक है, ये सब हो जाएगा इस तरह से। उसी टाइम मौर्य साम्राज्य का सबसे दक्षिण में कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरनार। ठीक है, गिरनार जो था वो सबसे दक्षिणी में था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं है। तो निम्नलिखित में किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले हैं। तो शिलालेख का बात हो रहा है। देखिए, हमने सांची के बारे में पढ़ा है कि सांची स्तूप सबसे पुराना स्तूप है जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन सांची स्तूप जो है वो यहाँ सांची में कोई भी शिलालेख नहीं मिला है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सांची। गिरनार में मिला है, कंधार में मिला है, कलसी में मिला है, लेकिन सांची में नहीं मिला है। तो इसका सही आंसर आप सबका क्या हो जाएगा, सांची। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक स्तंभों का मूल्य उद्देश्य क्या था। तो अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था। तो आप सभी को पता है कि अशोक अपना स्तंभ क्यों बना रहा था। तो स्तंभ बना रहा था धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, धर्म और नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए वो स्तंभों का बना रहा था, स्तंभों का यूज़ कर रहा था। ओके, अगला क्वेश्चन कि मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं मानी जाती है। मतलब कि जीवित रॉक, मतलब जीवित रॉक बोले तो जीवित पत्थर को काट कर बनाया गया था, कौन सा ऐसा गुफा है। ठीक है, तो ये आपको आंसर करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बराबर और नागार्जुनी गुफाएं। ठीक है, बराबर और नागार्जुनी गुफाएं जो थी वो एक ही पत्थर को काट के बनाया गया था, जीवित पत्थर को, तो उसी को बोला जाता है जीवित रॉक कट। ठीक है, गुफाएं माना जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर और नागार्जुनी गुफाएं। बाबर और नागार्जुनी गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है।
जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने आजीविक तपस्वियों के लाभ के लिए किया था। इन्हें एक ही ठोस ग्रेनाइट ब्लॉक से काटकर बनाया गया था, इसीलिए इनको आप सबको ये एक ही बोला था, रॉक कट गुफाएं भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व, यहाँ कल लिख दिया है, काल होना चाहिए, मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग 100 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने विशाल दीवार, बोले तो आपकी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, अभी जो हम 7वें अजूबा में गिना जाता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो उसका निर्माण शुरू किया था। तो कितने साल पहले, ये आपको पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य से कितने साल पहले जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाइना बनना शुरुआत हो गया था। तो इसका आंसर करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सबका? तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 24 साल, 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण करना शुरू कर दिया था। ठीक है, कब से? मौर्य काल के समय से। देखिए 221 ईसा पूर्व के आसपास चीन के सम्राट चीन सी हुयांग, देखिए उस टाइम का सम्राट का क्या नाम था, चीन सी हुयांग ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण करने का आदेश दिया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि चीन का दीवार जो है किसके द्वारा बनवाया गया था, तो किसने स्टार्ट किया था? तो चीन के जो उस टाइम के सम्राट थे चीन सी हुयांग। ठीक है, और कब बनवाया गया था? तो 221 ईसा पूर्व। ओके, अगला देखते हैं हम कि पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट जो थे, सेनापति, बृहद्रथ का सेनापति, क्या है कि पुष्यमित्र सुंग जो था वो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी थी और एक नए राजवंश की स्थापना किया था। तो कौन से राजवंश का स्थापना किया था ये आपको पूछा गया है। तो पुष्यमित्र सुंग ने कौन सा राजवंश का स्थापना किया था? तो आप सबको पता है उसका नाम ही है पुष्यमित्र सुंग, तो लास्ट में क्या आ रहा है? सुंग, तो सुंग वंश की स्थापना किया था उसने। ठीक है, इसमें कभी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी, किसको मारकर? बृहद्रथ कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, तो पुष्यमित्र सुंग ने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए डैश की नियुक्ति किया था। किसका नियुक्त किया था? सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो सामाजिक समस्या का जो समाधान करने के लिए धम्म महामात्र का इसने नियुक्त किया था। धम्म महामात्र को रखा था सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए। अभी आपने पढ़ा कि समाहर्ता कौन था? टैक्स वाला, इनकम टैक्स ऑफिसर उस टाइम का, और न्यायाधीश तो न्याय करने वाला हो गया, और अमात्य जो था एक तरह से सेना का अधिकारी होता था, बोले तो राजा के साथ अमात्य रहता था, वो हो गया सेना का अधिकारी इस तरह से। उसके बाद जो था सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए धम्म महामात्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। आपको देखना है कि कौन सा सही है। तो कथन 1 क्या कहता है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, सही है। अगला देखते हैं कि चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए। हाँ, चाणक्य के बारे में तो चाणक्य ने ही लिखा है अर्थशास्त्र, तो उसके विचार तो लिखे गए होंगे, इसका मतलब ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? मौर्य वंश से संबंधित नहीं है, चलिए हम यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। तो बिंदुसार, देखिए सबसे पहला चंद्रगुप्त, उसके बाद उसका बेटा आया बिंदुसार, फिर बिंदुसार का बेटा आया अशोक। ठीक, और ये बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का है। कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक एक तरह से माना जाता है। तो सब जो मौर्य वंश से भी पहले जो था हर्यक वंश था एक, तो हर्यक वंश से रिलेटेड है कौन? बिंबिसार। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। ठीक है, बिंबिसार को हर्यक वंश का मुख्य संस्थापक माना जाता है। उसकी राजधानी राजगृह थी, और राजगृह जो गृह ब्रज भी बोला जाता था उस टाइम, अभी बिहार में है। वह एक बुद्ध के समकालीन और बुद्ध के अनुयायी थे। ठीक है, और पहले राजा थे जिसके पास अस्थाई उसके पास सिपाही थी। ठीक है, अस्थाई आपका सैनिक व्यवस्था थी, सैनिक थी, अस्थाई सैनिक किसके पास था? तो बिंबिसार के पास। ठीक है, धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर ये आप सब यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं।
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई और टॉपिक पे चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और आपको कैसा लगता है हमारा वीडियो ज़रूर से कमेंट करके बताएं। इसमें कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, कुछ ऐड करना चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, और आप सबके लिए ये सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो ज़रूर से लाइक कर दें। और आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जोहार झारखंड।